हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी साथी बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। सभी साथी बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का सेशन, यानी भारतीय संविधान का। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और ये किस एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो अब जो है रोज़ाना रात को 8 बजे आएगी, तो आप इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? आपके ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। इस योजना में भारत को स्वतंत्रता देने के साथ साथ एक संविधान सभा बनाने का प्रावधान था और यह तय किया गया था कि यह संविधान सभा देश का संविधान तैयार करेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, IAS 1996 में पूछा गया है। B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से हुआ था। B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था दोस्तों? पश्चिम बंगाल से हुआ था। सबसे पहले वे 1946 में अविभाजित बंगाल के पूर्वी हिस्से से चुने गए थे, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जिस क्षेत्र से वे चुने गए थे वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिससे उनकी सदस्यता यहाँ पर रद्द हो गई। इसके बाद फिर से पश्चिम बंगाल से ही संविधान सभा में उन्हें निर्वाचित किया गया था। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? बेहतरीन सवालों में से एक है, संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अंबेडकर या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? आंसर कीजिएगा। संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आइए पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कब हुई थी, तो याद रखना होगा कि ये संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जिसके कारण इन्हें अध्यक्षता प्रदान की गई थी।
ठीक है, यानी संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, इसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव, याद रखिएगा, प्रस्तावना का अंग बन गया था। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए अगला सवाल क्या है? अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम कहां से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और यह नियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 80(1)(a) में है। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए, नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब किया गया? 1950 में, 1953 में, 1956 में या 1961 में? आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1953 में गठित किया गया था। देखिए, आंध्र प्रदेश जो है तेलुगु भाषी क्षेत्रों का एरिया था, क्षेत्र था। ठीक है, जो कि मद्रास प्रांत में था। तेलुगु भाषी इसे अलग करने के लिए आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है पोटी श्री रामुलु कर रहे थे। 1952 में इन्होंने आमरण अनशन किया था, लेकिन आमरण अनशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा कर दी थी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था। और याद रखिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला यह पहला राज्य था। आ गई बात समझ में? चलिए अगला है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? यहां सह राज्य की बात हो रही है, पूर्ण राज्य की बात नहीं हो रही है। सही आंसर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, जबकि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कब? 1975 में। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, इस संशोधन से पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था और सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया था। लेकिन बाद में 36वें संविधान संशोधन से इसे पूर्ण रूप से भारतीय संघ में शामिल कर एक राज्य का दर्जा दिया गया था। इस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इवन यूपीएससी एग्जाम के लिए भी ये सेशन काफी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगला क्या है? भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहां से किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में,
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या अनुसूचियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के समर्थन का उल्लेख कहाँ किया गया है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक में सम्माहित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। नेक्स्ट कर लीजिए, अगला है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। देखिए, प्रारंभ में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और 7वां मौलिक अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसे कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस अधिकार को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300A में रखकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 7 मौलिक अधिकार कौन कौन थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाने के बाद मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो यूएसए के संविधान से लिए गए थे। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? B.R. अम्बेडकर का, K.T. शाह का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, K.M. मुंशी का? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा K.T. शाह का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। K.T. शाह ने क्या कहा था? K.T. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। इसका अर्थ है कि इन सिद्धांतों को लागू करना सरकार की सुविधा और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगला कर लीजिए, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? राजनारायण समिति, बलवंत राय मेहता समिति, पटेल समिति या स्वर्ण सिंह समिति? देखिए, मूलभूत कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य को शामिल करने के पीछे स्वर्ण सिंह समिति का हाथ था। इसी के सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो याद रखिएगा 0 मौलिक कर्तव्य थे, यानी एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। तब मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य
2002 में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसके तहत क्या कहा गया है? कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाना उसके माता पिता का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब राष्ट्रपति बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद हो जाती है तो इसी को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, जब किसी विधेयक को पारित करने को लेकर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत, ये भी आप याद करके रखिएगा, 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बुलाई किसके द्वारा जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये सारी बात आपको याद करके रखना होगा। देखिए, संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी संसद के 3 सत्र होते हैं और अधिकतम 2 सत्र हो सकते हैं, क्योंकि 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर किया जा सकता है। भारत की संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, और शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक। अगला क्या है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? यहाँ पर उप राज्यपाल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? सही आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। और जम्मू कश्मीर के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। आ गई बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल क्या है? अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल करता है। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष है ना, जिसे अंग्रेजी में प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल आमतौर पर सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं, जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और जब तक कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वे सदन की अध्यक्षता करते हैं। तो मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, ये सेशन कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट कर लीजिए, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? के.एन. पानिकर, हृदयनाथ कुंजरू, महात्मा गांधी या बलवंत राय मेहता? यूपीपीसीएस का सवाल है जो कि 2013 में पूछा गया है और कई एग्जामों में ये बार बार रिपीट किया जाता है। तो जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी और इसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था
की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इस प्रणाली में क्या होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। देखिए, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, जबकि चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के प्रशासकों को केवल प्रशासक कहा जाता है। आ गई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा हुई थी। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन कर दिया गया था। देखिए अगला सवाल क्या है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विषय को आप सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों। देखिए, सातवीं अनुसूची की बात कर लिया जाए तो इसमें 3 सूचियां दी गई है। पहला संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। दूसरा है राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। ठीक है। तीसरा समवर्ती सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है और राज्य को भी है। जिन विषयों का उल्लेख इन तीनों में नहीं है उसे ही अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, वे विषय जो संविधान निर्माण के समय मौजूद नहीं थे या संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं थे, उन विषयों को क्या कहा जाता है? तो अवशिष्ट विषय कहा जाता है। ठीक है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट या अन्य उभरती प्रौद्योगिकियां अवशिष्ट विषयों की श्रेणी में आते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है या इसे कह लीजिए संघ को है। देखिए, काफी आसान भाषा में मैं आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझा रहा हूं दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला कर लीजिए। अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी मेरे प्यारे मित्रों? 28 मई 1989, 28 मई 1990, 28 मई 1991 या 28 मई 1992। कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 28 मई 1990 को की गई थी। देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 28 मई 1990 को इसका गठन किया गया था। और ये कैसा निकाय है? तो अस्थायी संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक
निकाय है, क्योंकि इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 263 की व्यवस्था की गई है, यानी कि इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से की गई है। आई बात समझ में? चलिए अगला क्या है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। देखिए, भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है, यानी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने कराया है। तो मित्रों, आज का ये सेशन आप सभी छात्रों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्यारे मित्रों से मेरा यही अनुरोध है कि यदि आप सेशन पसंद किए हो तो आप सेशन को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में इंडियन हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।